हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्विपमेंट से भरी हुई है, जिनके बारे में आम लोग ये सोचते हैं कि कैसे ये सारे इक्विपमेंट्स इतने एफ़िशिएंटली काम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विशाल उपाध्याय और आज हम इसी तरह का एक इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो कि है रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। तो इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप जिस रूम पे अभी बैठे हो, उस रूम पे आधा-आधा हमने पानी भर दिया और बाहर से हम किसी भी तरह से उस रूम पे हीट सप्लाई कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में। तो थोड़ी देर बाद आप ये नोटिस करोगे, उस रूम का अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर कभी जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर पहुंचने के साथ-साथ वो पानी उस हीट को लेके वो खुद वेपर होके चला जाता है। कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी टेम्परेचर को कंट्रोल में करना सीख लिया है। काफ़ी हद तक इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सिंपल डायग्राम लाया हूँ आप लोगों के लिए। इसे देख के घबरा मत जाना, क्योंकि बस 2 मिनट के बाद आपको ये पूरा का पूरा बहुत ईजी लगने लग गया। तो ये है रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल वर्किंग प्रिंसिपल। पिछले एग्जाम्पल में हमने जो पानी लिया था उसे हम एक्चुअल में कहते हैं रेफ्रिजरेंट, और यहाँ पे मतलब एक्चुअल में हम लोग जो रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं उसका नाम है HFC 134A और टेट्राफ्लोरोइथेन। ये बस मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसी तरह का और भी रेफ्रिजरेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेफ्रिजरेंट क्या करता है, इस पूरी साइकिल में चारों तरफ घूमता रहता है। ठीक है, इस साइकिल को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। बिना उन कॉन्सेप्ट्स के हम इस साइकिल को 100% नहीं समझ सकते। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट्स की ओर जाते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि हीट जो होता है ना, वो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन में फ्लो करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हॉट बॉडी है और यहाँ पे एक कोल्ड बॉडी है। तो जब ये दोनों बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, तब यहाँ से हीट इस डायरेक्शन में मतलब कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो हो रहा है। ये नेचुरल फेनोमेना है, नेचर में ऐसा ही होता है, इसका अगेंस्ट में होना पॉसिबल ही नहीं है। पर हमारे फ्रिज में क्या होता है, जो फ्रिज हमारा ठंडा रहता है और जो एटमॉस्फेयर रहता है वो गर्म रहता है। तो हम क्या करते हैं, फ्रिज के अंदर से हीट को निकाल के बाहर हायर टेम्परेचर में छोड़ देते हैं, जो कि नेचर का अगेंस्ट में है। तो इसीलिए रेफ्रिजरेटर को यूज़ करने के लिए इतना सारा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, अभी आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे मैं ये समझाने वाला हूँ कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन क्या होता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है रेफ्रिजरेटर को समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एवापोरेटर है और ये कंडेंसर है। ठीक है, एवापोरेटर में क्या होता है, बॉइलिंग होता है, और कंडेंसर में कंडेंसेशन होता है, मतलब बॉइलिंग का उल्टा यहाँ पे होता है। तो बॉइलिंग क्या होता है मैं बता दूँ। जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड को वेपर में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग। और कंडेंसेशन क्या होता है, जब वेपर को हम उल्टा लिक्विड में लाते हैं ठंडा करके, तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो यहाँ पे हमने वाटर का एक ग्राफ बनाया है, क्योंकि वाटर को समझने में ईजी होता है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं, ऑलमोस्ट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर को हमने यहाँ से हीट करना शुरू किया, तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है, और राइज होने के बाद जब 100 डिग्री में पहुँच जाता है, तब आप देखिए कि लिक्विड का और ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा। तब क्या होता है, जब हम और ज़्यादा हीट सप्लाई करते रहते हैं तो ये लिक्विड और एक्स्ट्रा हीट को लेने के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर हम हीट सप्लाई को कंटिन्यू करें तो इस वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ना कि इस लिक्विड का। तो जो एक्स्ट्रा हीट इस लिक्विड ने एब्जॉर्ब किया आफ्टर रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं लेटेंट हीट। और ये जो लेटेंट हीट है, यही सबसे ज़्यादा यूज़फुल है फ्रिज के केस में। और कंडेंसेशन क्या होता है, इसी का उल्टा होता है। जब हम एक वेपर को ठंडा करते हैं तो एक पॉइंट आता है जिसके बाद ये लेटेंट हीट को वो रिलीज़ कर देता है, जिसके बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट एक ही होता है हमेशा, ठीक है। तो फिर वापस आते हैं हम अपनी इस डायग्राम पे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, ये एवापोरेटर है, ये कंडेंसर, ये एक्सपेंशन वाल्व है और ये कंप्रेसर। ये सब क्या है बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो रेफ्रिजरेंट चारों तरफ घूम रहा है ना, ये जब एवापोरेटर में आता है ना तो ये बॉयल हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला था, जब बॉइलिंग होता है ना तब वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, मतलब यहाँ से अंदर से, ठीक है। ये जो एवापोरेटर है इसे आप अपना फ्रिज समझ सकते हैं। तो फ्रिज का अंदर से इसने हीट को एब्जॉर्ब किया और वो खुद बॉयल हो गया। फिर वो आता है कंडेंसर में और वो यहाँ पे कंडेंस हो जाता है। जो वेपर था वो इधर से लिक्विड होकर निकल जाता है और उसका हीट इस तरफ रिजेक्ट हो गया। यहाँ पे ये एरो ये समझा रहा है कि हीट इसका अंदर चला गया और यहाँ से हीट निकल गया। अब मैं आपको ये समझा दूँ कि ये जो रेफ्रिजरेंट चारों तरफ घूम रहा है वो एवापोरेटर में घुसने से बॉयल क्यों होता है और कंडेंसर में आने से कंडेंस क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि ये जो रेफ्रिजरेंट होता है ना वो नेचुरली बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है। इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि फ्रिज का अंदर का जो टेम्परेचर होता है ना वो भी इसके लिए, रेफ्रिजरेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। फॉर एग्जांपल, अगर फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर -10 डिग्री है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर -20 डिग्री है, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में हीट ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर वो रेफ्रिजरेंट कैरी करके निकल जाता है और उसी टाइम पे क्या होता है, रेफ्रिजरेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँच जाता है, फिर वो बॉयल हो जाता है। अब बॉयल होने से हमारा और एक फ़ायदा ये होता है, जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तब भी वो हीट ले रहा था और जब बॉयल होने का टाइम आया तब भी उसने लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करना पड़ा। तो हमारा तो फ़ायदा हो रहा है ना यहाँ पे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का अंदर से हमने बहुत सारा हीट को एक ही साथ निकाल पा रहे हैं हम। तो वो टेम्परेचर ये रेफ्रिजरेंट कैरी करके बॉयल होके वो निकल जाता है, फिर कंडेंसर में वो आके उसको छोड़ देता है। अभी यहाँ पे आप मुझे एक ऑब्वियस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेंट है वो एटमॉस्फेयर में हीट कैसे छोड़ रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो उससे भी ज़्यादा गर्म है। तो हमने जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा था उससे तो ये मैच नहीं कर रहा। मैं दिखा दूँ आपको कि यहाँ पे हीट तो कुछ इस डायरेक्शन पे फ्लो होना चाहिए ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो ज़्यादा गर्म है रेफ्रिजरेंट से। तो ये कैसे होता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा ट्रिकी होता है समझने में। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रह जाता। और तो इसके लिए हमें और एक कॉन्सेप्ट समझना होता है जो कि है प्रेशर का कॉन्सेप्ट। ये जो प्रेशर होता है ना ये हमेशा थोड़ा ट्रिकी रहता है। टेम्परेचर को समझना ईजी होता है पर प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप देखिए, मैं बता दूँ, जब हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं ना तब इसका बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ जाता है। मतलब ये वाटर को अभी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल हो रहा है ना, अगर इस वाटर का प्रेशर को हमने इंक्रीज़ कर दिया तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉयल नहीं हो पाएगा, या तो 105 में या तो 110 में बॉयल होगा। तो उसी तरह अगर प्रेशर को हमने कम कर दिया, डिक्रीज़ कर दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी गिर जाएगा। उसी तरह कंडेंसेशन पॉइंट जो होता है ना वो भी गिर जाएगा, क्योंकि कंडेंसेशन पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सपोज एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है फॉर एग्जांपल, ओके। तो अगर ये रेफ्रिजरेंट को उसका हीट अगर एटमॉस्फेयर में फेंकना है तो 25 से ज़्यादा टेम्परेचर होना पड़ेगा रेफ्रिजरेंट का, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड भी आप सोच लीजिए। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट को हमें 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना पड़ेगा पहले। तो वो कैसे होगा, मैंने ऑलरेडी कह दिया आपको कि हम प्रेशर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। वहीं पे ये काम आता है हमारा कंप्रेसर, जिसे कहा जाता है हार्ट ऑफ ए फ्रिज। यही उसको, ये जो मूवमेंट कंटिन्यूसली हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, उसका मतलब इस तरफ उसको एक फोर्स मिल रहा है, तो वो चारों तरफ घूमता ही रहता है, कभी रुकता नहीं। इस कंप्रेसर में क्या होता है, हमारा एक ही काम होता है कि जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है ना उसका प्रेशर को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है। और ये जो एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है,
उसका प्रेशर को डिक्रीज़ करने में काम आता है। तो मैं फिर से बता दूं, एवापोरेटर में जब रेफ्रिजरेटर अंदर गया, अंदर से उसने हीट को एब्जॉर्ब किया, वो खुद बॉयल हो गया, तो उसने उस हीट को कैरी करके लेके आया कंप्रेसर में, उसका प्रेशर बढ़ गया, जिसके बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट भी बढ़ गया। फिर वो आया कंडेंसर में, जहाँ पे उसने हीट को रिजेक्ट कर दिया एटमॉस्फेयर में। कैसे कर पाया? क्योंकि उसका कंडेंसेशन पॉइंट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रेशर को इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये आएगा एक्सपेंशन वाल्व में, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज़ होगा। फिर जो स्टार्टिंग में जो प्रेशर था वहीं पे पहुँच जाएगा और ये अपना काम फिर से कंटिन्यू करना शुरू करेगा। अब मैं आपसे बता दूं कि ये एक्सपेंशन वाल्व के अंदर क्या होता है। ये जो जिस पाइप से ये रेफ्रिजरेंट घूम रहा है ना, उसे काफ़ी पतला पाइप होता है। उस पाइप के थ्रू हम रेफ्रिजरेंट को पास करते हैं। तो फिर क्या होगा, पहले बहुत ही चौड़ी हाईवे पे आप बाइक चला रहे थे, बहुत सारी गाड़ियाँ थी और सडनली रास्ता बहुत छोटा हो गया। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप बाइक का स्पीड कम करोगे, फिर एक दूसरे के साथ टक्कर भी हो गया तो ज़्यादा चोट नहीं आएगा, क्यों वहाँ पे सब धीरे धीरे जा रहे हैं। तो इसी तरह छोटा सा पाइप के अंदर जब रेफ्रिजरेंट घुस जाएगा तो वहाँ पे उसका प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो वो पाइप जो होता है ना, वो बहुत लंबा हम रख देते हैं, उसी को घुमा घुमा के हम छोटा करके पंप पे करके रख देते हैं, जिसके बाद अगर जब इस साइड से जब वो निकलता है तो उसका प्रेशर बहुत हद तक गिर जाता है। तो यहाँ पे और एक बात बता दूँ, जो रेफ्रिजरेंट होता है ना, उसका एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट आपको जो भी कह लें, वो एक्चुअल में 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पर ये जो एक्सपेंशन वाल्व है, यहाँ पर प्रेशर को जब हम डिक्रीज़ करते हैं ना, तो पूरी तरह 100% हम कम नहीं कर पाते। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उसका जो एक्चुअल बॉइलिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट होता है वो 26 नहीं रहता है, वो -20 या तो -15 तक आ जाता है। अगर ये 26 होता तो हमारा फ्रिज का इंटरनल टेम्परेचर भी 26 ही रह जाता। और एक बात मैं बता दूँ, सपोज आपने फ्रिज को कनेक्ट कर दिया और उसका स्विच दे दिया सपोज आपने, ठीक है। तो स्विच देने के बाद यहाँ पे क्या होता होगा, स्विच देने के साथ साथ ये कंप्रेसर चालू होता है। कंप्रेसर के अंदर एक छोटा सा मोटर रहता है, उसी के हेल्प से ये कंप्रेसर काम करना शुरू करता है। अब ये कंप्रेसर कैसे काम करता है ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप मुझे और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इतने सारे कंपोनेंट्स, इतने सारे इक्विपमेंट्स एक फ्रिज के अंदर कहाँ पे होते होंगे, कभी तो देखा नहीं। तो मैं आपको दिखा दूँ, इस वाले फ़ोटो पे आप देख सकते हैं, मैं अच्छे से दिखा दूँ। ये जो ब्लैक कलर का चीज़ दिख रहा है ना आपको, ये वाला है कंप्रेसर, ठीक है। और ये जो जाली की तरह दिख रहा है, नेट की तरह, ये है कंडेंसर, ठीक है। और जो एक्सपेंशन वाल्व होता है वो यहीं पे होता है, ठीक है। कहीं पे ज़्यादा लंबा होता है वायर, कहीं पे थोड़ा छोटा छोटा ही रहता है, क्योंकि हमें पता है कंडेंसर से निकलने के बाद वो एक्सपेंशन वाल्व में आता है। और जो इसका एवापोरेटर होता है, वो मैं आपको बता दूं कि आपके फ्रिज के अंदर जो डीप फ्रीजर होता है ना, जो सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है ऊपर के सेक्शन में, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं चारों तरफ, या तो ऊपर पे या तो सिर्फ नीचे पे या तो साइड की तरफ, वहाँ पे छोटे छोटे लाइनिंग्स दिखेंगे जिसके अंदर से पाइप गुजर रहे होते हैं। एक बार अगर आप झांक के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो वाला होता है आपका एवापोरेटर। तो एवापोरेटर से अंदर से जब निकलेगा, निकलने के बाद आता है कंप्रेसर में, कंप्रेसर में घुसता है, जैसे कि आपने डायग्राम में देखा था। कंप्रेसर से निकलने के बाद वो आता है आपका कंडेंसर में। देखिए यहाँ से इस तरह आया और यहीं पे घूम रहा है। इसको इतनी बार घुमाना पड़ता है ताकि अच्छे से हीट को ये रिजेक्ट कर पाए। उसके बाद ये यहाँ से आगे एक्सपेंशन वाल्व में चला जाता है। फिर उसके बाद ये अंदर से जाते हुए अंदर में जो एवापोरेटर है वहाँ पे रखा जाता है, ठीक है। बस इतना हो गया आपका रेफ्रिजरेटर। अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये एवापोरेटर जो होता है ना, इसके अंदर जो ये फ्रिज के अंदर रहता है ऊपर की सेक्शन में, ये तो हमेशा बहुत ठंडा रहता है। तो इसमें क्या होता है, बर्फ़ जम जाता है, थोड़ी देर बाद बर्फ़ जम जाता है और जमने के बाद ये कुछ इंसुलेटर की तरह काम करता है। मतलब फ्रिज का जो काम होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उससे हमें बहुत दिक्कत हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है हमारा फ्रिज।
तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, हमारा जो कंप्रेसर होता है ये बीच बीच में ऑटोमेटिकली ऑफ होता है किसी किसी रेफ्रिजरेटर में, ताकि ये जब ऑफ होता है तो जो कूलिंग यहाँ पे मिलता था वो थोड़ा कम हो जाता है, मतलब हीटिंग थोड़ा बढ़ जाता है। उसके बाद यहाँ का जो बर्फ़ जमा रहता है वो नीचे खुद ब खुद गिर जाता है, और गिरने के बाद अंदर ही पाइप के थ्रू आप देख सकते हैं ये वाला जो पॉट रखा होता है इस पाइप के थ्रू यहाँ पे गिर जाता है। और सिंस ये कंप्रेसर थोड़ा गर्म रहता है इसका ऑपरेटिंग की वजह से, तो इसकी गर्मी जब इस पानी को मिलता है तो ये पानी एवापोरेट होने लगता है और यहीं से पानी की मात्रा कम हो जाता है और फिर से पानी यहाँ आके गिरता रहता है। इसी तरह ये चलता रहता है। तो ये तो हो गया रेफ्रिजरेटर का वर्किंग। पर एयर कंडीशनर के केस में बहुत कुछ बदल जाता है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, इसीलिए अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया है तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।